गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड टेक्स्ट इनपुट जो होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई ये किस तरह काम करता है, इनका क्या डिफरेंस होते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट इनपुट ही होते हैं या अदर इनपुट्स भी, मतलब अदर इनपुट टाइप्स जो कंपोनेंट होते हैं उन वो भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। एक उसमें रिएक्ट नेटिव का लेटेस्ट वर्जन के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसमें कोई भी नई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। तो क्योंकि ये एक नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट नेटिव के टेक्स्ट इनपुट, वही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ भी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल पहले कंट्रोल इनपुट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि अनकंट्रोल किस तरह काम करते हैं। अनकंट्रोल बोल रहा हूँ, कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट में क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट इनपुट है उसमें जो भी आप लिखोगे वो सारे का सारा जो है आप अपनी लोकल स्टेट में या रिड्यूसर में या कहीं भी अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको हैंडल करोगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट का जो फंक्शन होता है टेक्स्ट इनपुट का, उसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो मैं जो भी वो लिखूँगा ना टेक्स्ट इनपुट के अंदर, वो सारा मैं क्या करूँगा अपनी लोकल स्टेट के अंदर उसको रखूँगा। यहाँ पे मैं जो भी टाइप करता हूँ ये क्या होगा, ये मेरी लोकल स्टेट के अंदर वैल्यू के अंदर ये सब चीज़ें सेव होंगी जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के अंदर लिखूँगा। तो ये जो चीज़ होती है ना इसमें, ये होती है कंट्रोल इनपुट। इसका मकसद ये है कि आपका जो भी टेक्स्ट इनपुट की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो आपको बताओगे टेक्स्ट इनपुट को भी कि भाई आपने आपके यहाँ जो लिखा गया है वो मेरे पास जो लोकल स्टेट में है वो यही होना चाहिए। मिसाल के तौर में जो भी यहाँ पे लिखा है वो इस वैल्यू के अंदर गया। अब मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पे नहीं बताऊँगा टेक्स्ट इनपुट को, तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार मेरे पास कोई वैल्यू भी है या नहीं है। तो ये होता है एक कंट्रोल इनपुट। इसमें कुछ इश्यूज़ भी होते हैं। इसके मसले ये हैं कि भाई ये हर बार आपके कंपोनेंट को रेंडर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लॉक्स लगा के देखूँ तो जो भी मेरी वैल्यू होगी मैं जितनी मरतबा भी लिखूँगा तो वो हमारे पास कंपोनेंट का जो रेंडरिंग होती है उसको रीट्रिगर करेगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। अब देखें मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ABCD जो भी लिख रहा हूँ, तो देखें हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। अब इस तरह हमारे पास अगर बहुत सारे टेक्स्ट इनपुट हो गए यहाँ के ऊपर, मिसाल के तौर पे कोई एक फॉर्म है, 10 इनपुट्स का फॉर्म है, तो आप लगा लें कि आप हर इनपुट के चेंज के ऊपर आप पूरा का पूरा कंपोनेंट है वो री रेंडर करेंगे। और इसके ऊपर कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे जो ना ओपन सोर्स के इश्यूज़ हैं कि यार आप बहुत अगर तेज़ी से टाइप करें ना तो होता क्या है कि ये हमारा टेक्स्ट इनपुट ना स्लो हो जाता है, क्योंकि इसका बिहेवियर इस तरह होता है। अब जो भी हम लिख रहे होते हैं वो ये टेक्स्ट इनपुट जो है वो नेटिव साइट पे जाता है, मतलब iOS का नेटिव या एंड्रॉयड का नेटिव उसके ऊपर जाता है। उसके ऊपर एक अपनी स्टेट मैनेज कर रहा होता है। मतलब जो भी हम लिखते हैं वो iOS के नेटिव के अंदर उसको अपने पास कहीं ना कहीं रखा रहा होता है कि यार आपने A दबाया, B दबाया, C दबाया, ये अपने पास रखूँगा। और फिर वो वैल्यू हमें जो रिटर्न करता है वो फिर हम क्या करते हैं अपनी लोकल स्टेट के अंदर सेट करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी हमने वहाँ लिखा है एक तो उसने अपने नेटिव प्लेटफॉर्म के अंदर वो चीज़ रखी है, और फिर हम वो वैल्यू अपने पास जावास्क्रिप्ट में सेव करवा के वो वैल्यू जो है दोबारा उसको टेक्स्ट इनपुट के अंदर भेज रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उसके पास दो जगह से डेटा फ्लो हो रहा है। मतलब वो अपने पास से भेज भी रहा है और उसको वापस जो डेटा उसने लिखा था, हमने जो लिखा था टेक्स्ट इनपुट के अंदर, वो उसको वापस रिटर्न भी हो रहा है। तो ये दो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ये कंपोनेंट जो ना स्लो हो जाते हैं कंट्रोल इनपुट। और रिएक्ट नेटिव में काफ़ी सारी जगह पे ये बताया हुआ है कि भाई ये जो ना थोड़े से ब्रेक ब्रेक कह लें कि इसको, कि इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी ब्रेक है। तो इनके ऑफिशियल डॉक्स पे कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है कि कंट्रोल इनपुट्स की जगह आप अनकंट्रोल इनपुट्स या फिर कुछ और कोई टेक्निक यूज़ करें जिसकी वजह से आपको इस तरह के इश्यूज़ ना हो। तो ये तो एक हमारे पास बहुत सिंपल सा कंट्रोल इनपुट हो गया कि भाई आपको अ, अ, अपने जो कंपोनेंट है उसको कंट्रोल इनपुट किस तरह बनाएं, या उसको अनकंट्रोल इनपुट करना है तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कंट्रोल इनपुट का हो गया। इस तरह हमारे इसके अपोजिट जो होता है वो अनकंट्रोल इनपुट होता है। उसमें क्या होता है कि भाई कोई भी हम हमारा जो इनपुट है ना, हम उसको कोई भी वैल्यू की प्रॉपर्टी नहीं देते। मिसाल के तौर पे हम उसकी कोई भी जो स्टेट होती है ना, जो भी हम टेक्स्ट इनपुट के अंदर लिखते हैं उसको उसके पास अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी स्टेट मैनेज नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, पहले मैं लॉग्स क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं लॉग्स लगाता हूँ कि मेरा कंपोनेंट रीट्रिगर तो नहीं हो रहा। सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ABCD या जो भी मैंने इसके अंदर टाइप किया, तो देखिए मेरा कंपोनेंट एक ही बार रीरेंडर हुआ था, बल्कि सॉरी रीरेंडर भी नहीं होगा क्योंकि मैंने सेव किया था। हाँ, ये फर्स्ट टाइम में रीरेंडर हुआ क्योंकि मैंने एप्लीकेशन रीलोड की है। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए मेरा कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा।
इसका मकसद ये है कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ना, वो क्या हो रहा है, वो नेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो iOS का जो नेटिव प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो इनपुट होता है वो वहाँ पे भी अपनी स्टेट सेव करता है ये। तो अब जो भी आपने लिखा हुआ ना इस अनकंट्रोल्ड इनपुट के अंदर, वो क्या है, नेटिव iOS के पास उसकी स्टेट है। लेकिन अब इस स्टेट को हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में तो हमने कोई स्टेट मैनेज ही नहीं करी उसके अंदर। ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा है वो अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं सेव ही नहीं किया, तो फिर हमें ये डेटा मिलेगा कैसे? तो फिर हम इसके लिए यूज़ करते हैं रेफरेंस। हमें जो भी डेटा चाहिए होता है वो हम रेफरेंस से उठा रहे होते हैं। होता क्या है कि हमने, अब थोड़ा सा मैं कोड समझा दूँगी भाई, आप सिंपल रेफरेंस बनाया मैंने एक, और एक टेक्स्ट इनपुट का पास कर दिया। और जब भी टेक्स्ट इनपुट चेंज होगा, मतलब जो भी हम टेक्स्ट इनपुट में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनपुट रेफ के अंदर एक वैल्यू की प्रॉपर्टी, करंट, आपको पता है कि इनपुट रेफ के अंदर एक करंट की प्रॉपर्टी होती है। मुझे इसकी डिटेल ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उसके अंदर हम एक वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर जो भी इनपुट हम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे वो इस वैल्यू के अंदर कर देंगे। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी बटन के क्लिक के ऊपर इनपुट रेफरेंस के अंदर से वो वैल्यू उठा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बटन प्रेस का लगाया हुआ है, तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने जो भी लिखा है, अगर मैं वैल्यू दबाता हूँ, गेट वैल्यू का बटन, तो क्या होगा कि मुझे वो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे लेके आ गया। ये हो गया हमारा अनकंट्रोल इनपुट। इसमें क्या हुआ, हम जितने भी हमारे पास 10 हों, 20 हों, 50 हों, जितने भी टेक्स्ट इनपुट होंगे, वो सबकी क्या होगी, कोई भी रीट्रिगर नहीं करेगा हमारी रेंडरिंग को। जो भी जितना भी हम उसमें लिखेंगे, हम किसी भी टेक्स्ट इनपुट में लिखेंगे, वो क्या करेंगे, वो नेटिव साइट के ऊपर अपना टेक्स्ट इनपुट को, जो भी हमने लिखा होगा वो अपने पास उसकी स्टेट रखेंगे। और जब हम किसी बटन की मदद से, मतलब कोई बटन दबाएंगे कि यार अब जो भी पूरा हमारा जो फॉर्म है उसमें जितनी भी डेटा है वो सारा लेके आ जाए, तो फिर हम उसके बटन के ऊपर से वो चीज़ उठा के लेके आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास हमारा कंपोनेंट जो है वो काफ़ी स्टेबल भी रहेगा, कोई रीट्रिगर भी नहीं होगा, और जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड इनपुट, टेक्स्ट इनपुट होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो न्यू आर्किटेक्चर है उसमें भी कोई कंट्रोल इनपुट की ख़ास परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं हुई है। उसमें भी जो ना कंट्रोल इनपुट और अनकंट्रोल इनपुट दोनों में ही इश्यूज़ हैं। अनकंट्रोल इनपुट में तो नहीं है मेरे ख्याल से, कंट्रोल इनपुट में इश्यूज़ हैं। अनकंट्रोल में ये है कि बस आपको जितने भी आपकी इनपुट्स होंगे उन सबको आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा, मतलब उन सबको रेफरेंस बना बना के आपको एक्स्ट्रा काम करके करना पड़ेगा। और कोई कोई बटन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिना बटन का फॉर्म होता है कि बस वो बंदा फॉर्म लिख पे जो भी लिखता जाए और वो हमारे पास सेव होता जाए, तो फिर उस कंडीशन में ये हमारे पास थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। तो उसको भी, उसका ही वर्क अराउंड आता है, लेकिन वो अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। तो बस ये, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।